हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे मैथ प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, दो व्यक्ति की आय का अनुपात जो है वो क्रमशः 5:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात जो है वो 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपये और 900 रुपये की बचत करते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात करें। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि बचत बराबर में होता है आय माइनस व्यय। तो हम लोग बचत के अनुपात को एक्स में मान लेंगे और व्यय के अनुपात को वाई के अनुपात में मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आय का अनुपात हो जाएगा यानी कि 5x अनुपात 3x, और व्यय का अनुपात कितना हो जाएगा? व्यय का अनुपात हो जाएगा 9y और अनुपात 5y। तो यहाँ से बचत कितना आ जाएगा? यहाँ से बचत आ जाएगा, बचत का अनुपात आ जाएगा 5x माइनस 9y और 3x माइनस 5y। और यही दोनों बचत का दिया है रुपया में। एक ठो का दिया है 1300 रुपया और दूसरा का दिया है 900 रुपया। ठीक है, तो यहाँ से बोल रहा है कि प्रत्येक की आय ज्ञात करें। तो प्रत्येक की आय ज्ञात करने के लिए हम लोग x का मान निकालना पड़ेगा। यहाँ से x का मान निकाल देंगे। x का मान निकालने के लिए y को कटाना पड़ेगा। तो y को कटाने के लिए ऊपर में 5 से गुना करेंगे और नीचे में 9 से गुना करेंगे। ये हो जाएगा 25x और माइनस में हो जाएगा 45y, बराबर में हो जाएगा 13×5=6500 रुपया। और दूसरा समीकरण हो जाएगा 27x माइनस में हो जाएगा 45y और बराबर में हो जाएगा 8100 रुपये। यहाँ से आ जाएगा, इसको घटा लेते हैं। प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा और ये माइनस और ये माइनस, यानी कि ये वाई से वाई कट गया, यानी कि माइनस का 2x बराबर में आ गया। 8100 में से 65 हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का 1600 रुपया, क्योंकि माइनस ले माइनस कट गया और ये 2×8=16, यानी कि एक्स का मान कितना गया? एक्स का मान गया यहाँ से हमारा 800 रुपया। ठीक है, यहाँ से आय का अनुपात कितना आ जाएगा? यहाँ से आय का अनुपात आ जाएगा 5×8 यानी कि 4000 रुपया और अनुपात आ जाएगा 8×3=2400 रुपया। ठीक है, यानी कि उन दोनों का आय का अनुपात जो है यहाँ से 4000 रुपया और 2400 रुपया है, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु जो है वो 20% बट्टे पर बेची जाती है और नकद भुगतान पर उसको 30% का एक और बट्टा मिलता है। यदि शिवानी ने उसे 2520 रुपये नगद देकर खरीदा हो तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, यहाँ से दिया है D1 दिया है 20% और D2 दिया है 30%। तो दोस्तों, इसका पहले हम लोग समतुल्य बाटा निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से समतुल्य बाटा हो जाएगा, समतुल्य बाटा बराबर में हो जाएगा D1 प्लस में D2 और माइनस में हो जाएगा D1 इंटू D2 और बटे में हो जाएगा 100। तो यहाँ से हो जाएगा D1 कितना है 20%, यानी कि 20% प्लस में हो जाएगा 30% और माइनस का हो जाएगा 20×30 और बट्टे में हो जाएगा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से हो गया 30×20 50% और माइनस का 6%, यानी कि इसका समतुल्य बट्टा कितना गया? समतुल्य बट्टा इसका आ गया 44%। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम लोग जानते हैं कि मार्केट प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट और बट्टे में 100 बराबर में होता है CP। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से कितना दिया है हम लोग को? यहाँ से दिया है MP निकालना, यानी कि MP हो जाएगा और गुने में हो जाएगा समतुल्य डिस्काउंट, यानी कि D कितना है 44%। 100 में से अगर 44 घटेगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 56% बचेगा, यानी कि 56 और बट्टे में 100 बराबर में CP दिया है 2520 रुपया। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा एक कट जाएगा 7×8 से 56 और ये 70×21 और 7×6 42, यानी कि 360 और ये कट जाएगा 8×4 32, 4×8 = 40।
यानी कि एमपी बराबर कितना गया, एमपी बराबर यहाँ से हमारा आ गया 4500 रुपये, यानी कि वो वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 4500 रुपया है। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 बटा में 1 + tan स्क्वायर है और प्लस में 4 cos स्क्वायर है और प्लस 9 बटा में cosec स्क्वायर ए बराबर में कितना मान होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आ जाएगा 5 बटा में 1 + tan स्क्वायर ए और प्लस में 4 cos स्क्वायर ए और प्लस में हो जाएगा 9 बटा में cosec स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1। यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, यही 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान यहाँ पर दिया, तो यहाँ से हो जाएगा 5 बटे में सेक स्क्वायर थीटा और प्लस में यहाँ से हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा और प्लस में यहाँ से हो जाएगा 9 बटा में cosec स्क्वायर थीटा या ए। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं कि cos ए बराबर में होता है 1 बटा में सेक और साइन ए बराबर में होता है 1 बटा में cosec ए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हो जाएगा 5 cos स्क्वायर ए और प्लस में यहाँ से हो जाएगा 4 cos स्क्वायर ए और प्लस में यहाँ से हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 5 4 9 cos स्क्वायर ए, 9 cos स्क्वायर ए और प्लस में हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 9 कॉमन निकाल लेंगे, यानी कि यहाँ से हो जाएगा cos स्क्वायर ए और प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो इसका मान होता है 1, यानी कि 9 गुने 1 बराबर में कितना गया दोस्तों, यहाँ से आ गया 9। इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 9 सेंटीमीटर ऊंचाई और 18 सेंटीमीटर व्यास का एक ठोस शंकु है जो कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस लकड़ी के गोले को काटकर बनाया गया है। तदनुसार नष्ट की गई लकड़ी की कितना प्रतिशत है। यहाँ से हो जाएगा नष्ट की गई लकड़ी का प्रतिशत बराबर में हो जाएगा गोले का आयतन और माइनस में हो जाएगा शंकु का आयतन और बटे में हो जाएगा गोले का आयतन और गुने में हो जाएगा 100। ठीक है दोस्तों, यहाँ से गोला का आयतन निकाल लेंगे। गोला का आयतन है 4 बटा में 3 पाई। आर कितना दिया है, आर का मान दिया है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी कि 9 का स्क्वायर यानी कि 729 और माइनस में हो जाएगा शंकु का आयतन यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि ऊंचाई कितना है 9 सेंटीमीटर है और व्यास कितना है 18 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से त्रिज्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, यानी कि 9 का स्क्वायर इंटू 9, तो इसका भी हो जाएगा 729 और बटे में हो जाएगा 4 बटा में 3 पाई गुने 729 और गुने में हो जाएगा 100। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से इसका मान आ जाएगा, यानी कि यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 1/3 पाई इंटू 729, तो यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस में 1 और यहाँ से आ जाएगा 4 बटा में 3 पाई इंटू 729। ठीक है दोस्तों, ये 729 ले 729 कट जाएगा और ये पाई से पाई कट जाएगा और गुने में यहाँ से हो जाएगा 100, यानी कि 1/3 और गुने में आ जाएगा 3। ठीक है, 4 माइनस 1 बराबर में 3 और नीचे में आ जाएगा 4 बटा में 3 और गुने में हो जाएगा 100, यानी कि कट गया 3 से 3 कट गया, यानी कि यहाँ से कितना गया, यहाँ से आ गया 1 बटा में 4 बटा में 3 और गुने में 100, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 3 बटे में 4 गुने में 100, ये कट जाएगा दोस्तों 25 से, यानी कि 75% नष्ट की गई लकड़ी है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 3 संख्याओं का योग जो है वो 174 है। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात जो है
वो 9:16 है, तथा पहली और तीसरी का अनुपात जो है वो 1:4 है। तो दूसरी संख्या क्या है? ठीक है दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा दूसरी अनुपात तीसरी बराबर में दिया है 9:16, और यहाँ से दिया है पहली अनुपात तीसरी दिया है 1:4। दोस्तों एक ही प्रश्न में दो संख्याएं भिन्न भिन्न नहीं हो सकती है, इसलिए तीसरी संख्या को समान करना पड़ेगा। तो तीसरी संख्या को समान करने के लिए नीचे में 4 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि तीसरी संख्या और पहली संख्या का अनुपात दिया है 1:4। यहाँ से इसका अनुपात हो जाएगा 4:16। तो दोस्तों यहाँ से कितना आ जाएगा हम लोग का आ जाएगा दूसरी अनुपात तीसरी अनुपात पहली। तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा पहली के कितना है, यानी कि 4 है, 4:9:16 आ जाएगा। ठीक है, और इन्हीं तीनों का योग जो दिया है वो 174 दिया है, क्योंकि इन्हीं तीनों अनुपात को 174 में बांटना है। और दोस्तों यहाँ से कितना हो जाएगा 16 9 25 4 29, यानी कि 29 बराबर में दिया है 174। तो एक बराबर कितना आ जाएगा, एक बराबर में हो जाएगा 6, यानी कि 6 बार में 174 कट जाएगा। तो दोस्तों पूछा है क्या, दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या अनुपात में कितनी है? दूसरी संख्या यहाँ से अनुपात में है 9, इसलिए 9 बराबर में हो जाएगा 6 गुने 9, यानी कि 54। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दूसरी संख्या जो है वो 54 है, इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है वो भागफल का 7 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल जो है वो 28 है तो भाज्य कितना होगा? ठीक है दोस्तों, भाजक जो है वो भागफल का 7 गुना है, यानी कि भागफल का 7 गुना है, और यही भाजक जो है वह शेषफल का 3 गुना है, और शेषफल बराबर में दिया है 28। तो यहाँ से भागफल भाजक कितना हो जाएगा, यहाँ से भाजक हो जाएगा शेषफल, यानी कि 28 गुने में 3, यानी कि 28 दिया 84। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भाजक आ गया 84, और यही 84 का मान जो है वो भागफल का 7 गुना है, यानी कि भागफल और गुने में 7 है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 12 बार में कट जाएगा, यानी कि भागफल हमारा कितना आ गया, भागफल यहाँ से हमारा आ जाएगा 12। ठीक है दोस्तों, तो भागफल भी निकल गया, भाजक भी निकल गया, और शेषफल भी दिया है। तो भाज्य बराबर में क्या होता है, भाज्य बराबर में होता है भाजक गुने में भागफल और प्लस में शेष होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भाजक कितना आया है, भाजक आया है 84 गुने भागफल कितना है 12 है, और प्लस में शेषफल 28 प्रश्न में ही दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ से कितना हो जाएगा, कि बचौक 48 8 4 12 बटे 96 और 4 100, यानी कि 1008, और प्लस में हो जाएगा 28 है, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से माना जाएगा 30 36। ठीक है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 10 संख्याओं का औसत जो है वो 15 परिकलित किया गया है, 15 नापा गया है। बाद में पता लगता है कि औसत परिकलित करते समय एक संख्या 36 को गलती से 26 पढ़ लिया गया था, तो सही औसत क्या है? ठीक है दोस्तों, यहाँ से त्रुटि निकाल लेंगे, कि त्रुटि कितना हो जाएगा, त्रुटि बराबर में हो जाएगा 36 को गलती से 26 पढ़ लिया गया है, यानी कितना कम पढ़ा गया है, ये कम पढ़ा गया है 10 कम पढ़ा गया है, और टोटल संख्या कितना है, इनकी 10 है, तो इसका औसत कितना हो जाएगा 1 है, यानी कि 1 की औसत जो है वो कम मापा गया है, और 10 संख्या का औसत कितना नापा गया है, गलती से 15 नापा गया है, तो सही औसत कितना हो जाएगा, यहाँ से सही औसत जो हो जाएगा सही एवरेज बराबर में हो जाएगा 15 प्लस में 1, यानी कि सही औसत उनका आ जाएगा 16। इसलिए ऑप्शन सी का हम लोग
टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याजों का अंतर जो है वो 768 रुपया है, तो वो धनराशि क्या है। ठीक है दोस्तों, अब मान लेते हैं कि वो धन जो है धन 1000 रुपया है, तो 1000 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, कितना प्रतिशत पर निकालना है, 8% पर। यहाँ से 1000 का 8% निकाल लेंगे, यहाँ से हो जाएगा 80, यानी कि 80 पहले वर्ष का साधारण ब्याज और फिर दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज सेम होता है, और साधारण ब्याज पर लगने वाले ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से आ जाएगा 80 का 8%, क्योंकि 10 से 10 कैंसिल आउट और 80 64, यानी कि 6.4। ठीक है दोस्तों, इसका ब्याज आ गया। तो ये आ गया हमारा साधारण ब्याज, और ये पूरा टोटल होता है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज मैंने साधारण ब्याज बराबर कितना आ जाएगा, अंतर आ जाएगा 6.4, यानी कि 6.4 बराबर में दिया है 768 रुपया। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, एक बराबर में हो जाएगा यहाँ से 768 और बाटे में हो जाएगा 6.4, इसलिए 1000 पर माने, तो 1000 पर कितना हो जाएगा, यहाँ से 1000 पर हो जाएगा 768 बाटा में 6.4 और गुने में हो जाएगा 1000। ठीक है दोस्तों, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 1 0 और बढ़ाएंगे, और ये कर देगा दोस्तों ये 12 बार में, यानी कि मूलधन कितना आ गया, मूलधन आ गया 120 पर 3 तो 0, यानी कि 1,20,000 रुपया उसका जो है वो धनराशि है, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को एक समय से आधा समय में कर सकता है, वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं। यानी कि ए जो है वो किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है और बी इसी काम को वो 9 दिनों में करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से इन दोनों का टोटल काम निकाल लेंगे, और टोटल काम निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम ही इन दोनों का टोटल काम हो जाएगा। टोटल काम है यहाँ से आ गया 18, तो ए की क्षमता कितना आ गया, ए की क्षमता 1 आ गया और बी की क्षमता 2 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा करेंगे, यानी कि दोनों मिलकर एक दिन का कितना है 3 यूनिट कर रहे हैं, और टोटल काम कितना है 18 है। एक साथ मिलकर काम का भाग पूरा करेंगे, टोटल 3 यूनिट कर रहे हैं एक दिन में, और टोटल काम कितना है 18 है, यानी कि 3 छक्के 18, यानी कि 1/6 भाग जो है वो एक दिन में दोनों मिलकर पूरा कर सकते हैं, इसलिए अपन एक हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई जो है वो क्रमशः x + 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और x - 2 सेंटीमीटर है, तो x का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम लोग एक तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ABC हमारा कोई एक समकोण त्रिभुज है। ऐसे मान लेते हैं कि एक भुजा जो है वो x - 2 है, दूसरी x है और तीसरी x + 2 है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर में होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर में AB का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा BC का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से AC कितना दिया है x + 2 का स्क्वायर बराबर में x - 2 का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा x स्क्वायर। यहाँ से इसका मान कितना हो जाएगा, यानी कि a + b का होल स्क्वायर बराबर में होता है x स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर यानी कि 4 और प्लस में 2ab यानी कि 4x बराबर में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 4 और माइनस में 4x और प्लस में हो जाएगा x स्क्वायर। यहाँ से x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से बचा 4x
और ये -4x इधर आएगा तो प्लस का 4x बराबर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि 4x और 4x 8x बराबर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी कि ये एक्स ले स्क्वायर कर देगा, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से x बराबर में कितना गया, x बराबर में आ गया 8, यानी कि x का मान जो है वह 8 है। ठीक है दोस्तों, इसको एक तो और तरीका से बना सकते हैं। वो तरीका क्या है, वो तरीका यह है कि वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से अगर हम इसको 8 रखते हैं, क्योंकि ये जब 8 हो गया तो ये x - 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, और x + 2 कितना हो जाएगा 8 और +2 यानी कि 10। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं समकोण का ट्रिपलेट कितना होता है, 3 4 5। तो ये 6 कितना है, 3 का दोगुना है, और 8 4 का दोगुना है, और 10 जो है और 5 का दोगुना है। एक ट्रिपलेट पर बैठ गया, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे, यानी ऑप्शन सी भी इसको हम लोग बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता है एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रहिए। ठीक है दोस्तों।